चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है डेटा एनालिसिस, है ना। इसको हम एक और नाम से जानते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना। इसलिए आपको मैथ की कुछ बुक्स में इसका नाम डीआई मिलता है, डीआई। डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, जहां पर कहा जाता है समंकों का विश्लेषण, है ना। या फिर कुछ किताबें इसका नाम डीए लिखती हैं, डीए। डीए मतलब डेटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण। तो चाहे आप डीआई कहो या आप डीए कहो, दोनों में ही आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है ना। विश्लेषण। और डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब है कोई भी जो आंकड़े आपके सामने रखे गए हैं वो। अब सबसे पहली बात यह है कि विश्लेषण होता क्या है। जैसे हम विश्लेषण करें तो उससे पहले ये तो जान लें कि विश्लेषण क्या है, विश्लेषण करना क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं कि इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। तो सीबीआई क्यों करेगी? उसको तो पुलिस पहले से कर रही थी। सीबीआई की जांच में और पुलिस की जांच में क्या फर्क है? हाँ, अच्छा, एक सीआईडी होती है, सीआईडी अलग है, सीबीआई अलग है ना। सीआईडी स्टेट पुलिस के अंडर ही रहती है, पर सीबीआई सेंट्रल पुलिस में आती है ना। तो सीबीआई क्या करती है? विश्लेषण करती है, मतलब एक एक चीज की बहुत बारीकी से जांच करती है, इसलिए उसमें टाइम लगता है। सीबीआई किसी केस को लेती है तो उसमें टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक एक चीज के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्राइम सीन को रिक्रिएट करते हैं। जैसे ये घटना हुई तो उस समय क्या स्थिति रही होगी, तो उस घटना को दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है ना। तो मतलब किस एंगल पे गोली चली होगी, फिर वो गोली इस व्यक्ति को कैसे लग गई, गोली कितने एंगल से टर्न लिया होगा, क्या हुआ होगा, है ना। जो पैर में लगनी थी वो जो है चेस्ट में कैसे लग गई। ये है विश्लेषण करना। इससे क्या होता है, इससे वो सही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। चलो ये तो बात हो गई सीबीआई की। तो विश्लेषण करना है, सीबीआई करे, हमें क्या करना है? विश्लेषण का मतलब है गहन अध्ययन करना, किसी भी चीज को बारीकी से समझना। अब क्या हम अपने जीवन में विश्लेषण करते हैं? नहीं करते। अच्छा, क्या करना चाहिए? यस, करना चाहिए। तो जीवन में कहां कहां विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है? पहले बॉयज से पूछते हैं। बॉयज में से कोई भी ये बताओ कि हमारे जिंदगी में जन्म से लेके और अंतिम यात्रा तक विश्लेषण की जरूरत कहां पे पड़ती है? हाँ हेमू, पैसों में? ठीक है। अब गर्ल्स आप बताओ, विश्लेषण की जरूरत कहां पे है? हर क्षेत्र में? हाँ, जैसे कुछ एक दो क्षेत्र बता दो बस। जैसे हर क्षेत्र में से दो क्षेत्र ले लो। कौन से दो? सोचो, हमने हर क्षेत्र में कहा और हमें दो क्षेत्र नहीं आ रहे। अब देखो, विश्लेषण को समझो, क्योंकि सिर्फ जो है आंसर टिक कर देने से बात नहीं बन रही है। आप जो पढ़ रहे हो वो है किताबी ज्ञान,
किताबी ज्ञान सिर्फ काफ़ी नहीं है, किताबी ज्ञान के साथ साथ उसका जो है दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है वो अगर नहीं समझेंगे तो फिर वो सिर्फ किताबी कीड़ा बन के रह जाएंगे, है ना। विश्लेषण की जरूरत तब पड़ती है जब हम थोड़े से समझदार हो जाते हैं। बचपन में सारा विश्लेषण माता पिता ही करते हैं, कौन से स्कूल में जाना है ये भी माता पिता ही तय कर देते हैं। हमारे पास मौका आता है विश्लेषण करने का 10th क्लास में। 10th के बाद कौन सा करियर चुनना है तो वहाँ क्योंकि विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है, पर इस केस में भी हम नहीं करते। हमने देखा कि हमारे सारे दोस्त मैथ ले रहे हैं तो हम भी मैथ लेंगे, तो हमने यहाँ विश्लेषण नहीं किया, है ना। अब मान लो हम मैथ में अच्छे नहीं हैं पर हमने तो भी मैथ ले लिया, क्यों? क्योंकि सब लोग ले रहे थे, तो हम अकेले कहाँ रहेंगे, तो सबके साथ ही चलिए। 12th के बाद फिर से ज़रूरत पड़ती है विश्लेषण करने की, कॉलेज का चुनाव करने के लिए, स्ट्रीम का चुनाव करने के लिए और जॉब का चुनाव करने के लिए। अब हमने देखा कि सब लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो साहब हम भी आर्मी की कर लेते हैं, सब रेलवे में जा रहे हैं तो हम भी रेलवे में जा रहे हैं। क्या ये विश्लेषण हुआ? नहीं हुआ। और एक सफल जीवन जीने के लिए विश्लेषण बहुत आवश्यक है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हो, यकीन मानो आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त है। क्यों? क्योंकि आपने यही विचार नहीं किया कि आपके स्ट्रॉन्ग जोन क्या हैं, आपके वीक जोन क्या हैं, आप किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हो, आप किस क्षेत्र में कमजोर हो। बस हम फॉलो किए जा रहे हैं, इसी को कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ की खास बात क्या है कि अगर एक भेड़ कुएं में गिरेगी तो सब गिरेंगी। तो क्या ऐसे चलती हूँ, आगे देखते नहीं क्या है, चल रही ये गई तो ये भी गई तो मैं भी जाऊंगी। अगर उदाहरण सुना अगर लोग कहते हैं ना भेड़ चाल, अच्छा भेड़ चाल ही क्यों कहते हैं? गाय चाल, भैंस चाल ऐसी क्यों नहीं कहते? क्योंकि वो देखती हुई चलती है, क्या खतरा है तो रुक जाएंगी। भेड़ नहीं रुकती, ठीक है तुम गिरोगे तो हम भी गिरेंगे। तो अब एनालिसिस, अच्छा इसका एक और एग्जांपल, ये तो पढ़ाई की बात हो गई। अब जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे वो उनका एनालिसिस क्या है, उनको भी करना चाहिए। जैसे मेरा पड़ोसी कार ले आया, साहब गाड़ी तो हम भी लाएंगे। अब हम अपने पड़ोसी से कम थोड़ी हैं। अच्छा मेरा पड़ोसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो 70,000 रुपये महीने उसकी इनकम है, गवर्नमेंट उसको 70,000 रुपये इनकम दे रही है। ये मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि है ना। तो अब 70,000 रुपये उसका इनकम है तो वो कार लेके आ गया। मैं किसान हूँ, मेरा इनकम कभी 10,000 होता है, कभी 20,000, कभी 15, कभी 5, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है। जैसे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, फसल खराब तो पूरी इनकम खराब। पर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण, कि क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मुझे इसकी वास्तव में ज़रूरत है। अगर मैंने लेके आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि जो है फिर मुझे खेत बेचना पड़ेगा, नहीं। लेकिन यहाँ विश्लेषण नहीं किया, क्या किया? हम क्या कम है क्या किसी से? अगर ट्रैक्टर उसका है तो ट्रैक्टर हमारा भी होगा साहब, आग लग जाए घर में, पर खेत अपनी ट्रैक्टर से जोतेंगे। डू यू थिंक इज इट अ इंटेलिजेंस? क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं, ये क्या है? ये मूर्खता है। क्योंकि अभिमान के कारण। बात बराबरी की है, तो जब बराबरी कर रहे हो तो हर तरीके से करो ना बराबरी। उसकी बुद्धि का भी मुकाबला करो, उसका जो आय का साधन है उसका भी बराबरी करो। अब उसके 2 बच्चे, तुम्हारे 5 बच्चे,
उसके 2 में से एक नौकरी से है, दूसरा नौकरी की तैयारी में है, अच्छा पढ़ता है तो चांसेस हैं। तुम्हारे 5 में से 3 कुछ नहीं कर रहे। ये क्या है? एनालिसिस, विश्लेषण। कई लोगों का पूरा जीवन बीत जाता है, कभी एनालिसिस किया ही नहीं। क्या किया? सिर्फ कॉपी किया दूसरे को, पूरा जीवन निकाल दिया इसी चक्कर में। अगर ये पनीर खा रहा है तो पनीर मैं भी खाऊंगा। क्या ये बुद्धिमानी है? नहीं। विश्लेषण का मतलब क्या है कि जब आप कोई डिसीजन लेते हो, जब आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स, उसकी अच्छाई और उसकी खामियां, उन दोनों के बारे में देखो। फिर ये देखो कि किसका वेटेज ज़्यादा आ रहा है, मतलब अच्छाई ज़्यादा है या कमियां ज़्यादा हैं। अगर अच्छाई ज़्यादा है और ये जो कमियां हैं, अगर मैं इन पे वर्क कर सकता हूँ तो मैं यस करूँगा उसको, और अगर नहीं है तो नहीं करूँगा। तो विश्लेषण शब्द समझ में आया क्या है? अच्छा, क्या विश्लेषण ऐसे ही हो जाएगा आराम से? नहीं, विश्लेषण में जो है आपकी डीप नॉलेज लगेगी, तब जाके विश्लेषण होगा। तो अब इसमें क्या लगेगा? इसमें आपको ग्राफ दिया होगा, इसमें आपको बार ग्राफ देगा, लाइन ग्राफ देगा। इस तरीके से ग्राफिंग के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से आपको डेटा दिया जाएगा। मान लो किसी कंपनी का डेटा दे दिया है ना, किसी स्कूल का डेटा दे दिया, किसी राज्य का डेटा दे दिया, इस तरीके से, या किसी कंपनी में अलग अलग कर्मचारियों के बारे में बता दिया, तो वो आपको एक डेटा देगा और वो क्या चाहेगा कि आप क्या करें, इस डेटा का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। तो अब एनालिसिस में क्या क्या लगेगा? एनालिसिस करने के लिए जो पहली रिक्वायरमेंट है वो है सरलीकरण। यानी आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। किसी कंपनी का जो है हमें टर्नओवर निकालना है, उसने परिवहन पे कितना खर्चा कर दिया है ना, वो निकालना है, खाने पे कितना खर्चा हुआ, परसेंट से संख्या में आना, संख्या से परसेंट में जाना, तो ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरा औसत, आपसे कई जगह औसत पूछेगा, बोला इनका औसत कितना बन रहा है ना। तीसरा प्रतिशत, आपसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत खर्चा जो है इस मद में हुआ है, कितने प्रतिशत वहाँ पे हुआ है ना। चौथा अनुपात, वो आपसे ये पूछेगा कि इनका अनुपात बताओ, उनका अनुपात, इन दो मदों के बीच में क्या अनुपात है। तो एनालिसिस करने के लिए मुझे ये 4 चीजें आनी चाहिए कम से कम। अच्छा, इसमें एक चीज कभी कभी पूछता है, कंपनी को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई। तो वैसे तो हम उसको प्रतिशत में ही कवर कर लेते हैं क्योंकि प्रतिशत का ही पोर्शन है। बाकी अगर हम चाहें तो एक लाभ हानि के बारे में भी यहाँ एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं। और इनका ऐसा नहीं बहुत गहराई से ज्ञान चाहिए, इनका आपको केवल सामान्य समझ होनी चाहिए। औसत में भी वो केवल ये पूछेगा कि इन सब का औसत कितना है। तो अगर आपको ये मालूम है कि औसत बराबर क्या होता है, परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या, तो इतने से एनालिसिस हो जाएगा। लाभ हानि में वो आपसे इच्छित विक्रय मूल्य थोड़ी पूछेगा, वो सिर्फ ये पूछेगा कितने प्रतिशत लाभ है, कितने प्रतिशत हानि है, या तुलना कराने के लिए कहेगा। अनुपात में सिर्फ अनुपात पूछेगा कि इन दोनों के बीच में अनुपात बताओ। प्रतिशत में वृद्धि और कमी, और प्रतिशत में कन्वर्जन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर अगर आपने पढ़ रखे हैं तब तो आप एनालिसिस कर पाओगे, इसलिए इस चैप्टर को सबसे लास्ट में ही कवर किया जाता है ना। अब क्वेश्चन पे आ जाएं, शुरू करें क्वेश्चन। एनालिसिस क्या है, कैसे है, उसको यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला काम क्या है एनालिसिस करने के लिए, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है आपको उसके इंस्ट्रक्शंस
निर्देश जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि वो निर्देश ही तय करते हैं कि ग्राफ क्या बता रहा है। जैसे यहाँ पे इसने क्या कहा है, निम्नलिखित स्तंभ आरेख यानी बार ग्राफ का अध्ययन करिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुल व्यय 100% 45,000, यानी कुल खर्चा जो है वो 45,000 का है। अब ये इसने पहले क्या कहा कि आप इसको स्टडी करो, बार ग्राफ को पढ़ो। मैंने देखा इस ग्राफ को, यहाँ एक तरफ मुझे प्रतिशत दिख रहे हैं, प्रतिशत मार्क दिख रहा है, एक तरफ मुझे अलग अलग कोड से दिख रहे हैं, TFISHER। अब ये क्या है उसको उसने एक्सप्लेन किया है ना। जैसे वो कह रहा है टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन, है ना, यातायात, है ना। F फॉर फूड, I फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश, है ना। S शॉपिंग, H हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब घरेलू खर्च, है ना। E एजुकेशनल फीस और R रेंट, रेंट मतलब किराया। तो हम समझ सकते हैं ये किसी परिवार का जो खर्च है उसके बारे में बात हो रही है कि उसने फीस में कितना दिया, किराए में कितना दिया, उसने निवेश कितना किया, ये पूरा स्ट्रक्चर वो है। और टोटल इनकम कितनी है महीने की, 45,000, यानी ये पूरा 45,000 में एडजस्ट करना है आपको, ठीक है। तो इसने कहा कि 100% 45,000 है, ठीक है, 100% 45,000 है, तो 1% कितना होगा, 450 रुपये, है ना। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं आए हैं, अभी हमने केवल निर्देश पढ़े हैं, क्योंकि जब तक ये ग्राफ मुझे क्लियर नहीं होगा तब तक मैं क्वेश्चन में करूंगा ही क्या। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो अब देखो, शैक्षणिक शुल्क में कितनी और राशि जोड़ी जानी चाहिए ताकि वह किराया और घर खर्च को मिलाकर इन पर किए गए व्यय के बराबर हो। शैक्षणिक शुल्क यानी एजुकेशनल फीस, एजुकेशनल फीस कितना है, 19%, 19%। अब उसने कहा कि और कितनी राशि जोड़ें, यानी इसमें कुछ जोड़ना है, तो मान लिया x जोड़ देंगे क्योंकि पता नहीं क्या है, और जोड़कर वो किराया और घर खर्च, किराया हो गया आपका रेंट, रेंट कितना है 14, घर खर्च h कितना है 17, 14 और 17 31, यानी जोड़कर ये कितना हो जाए 31% के बराबर हो जाए, यस और नो। अच्छा, यही कह रहा है कि 19% में कितना जोड़ दें कि वो 31% बन जाए, तो 19 में कितना जोड़ें कि 31 हो जाए, 12, तो x का मान कितना आएगा, x आएगा 12%। 1% कितने से बन रही है, 450 से, तो 12% कितने से बनेगी, 12% बराबर 450 इंटू 12, तो 0, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 6 54, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 5400, आंसर होगा 5400। अच्छा, ये एनालिसिस बहुत फास्ट भी हो सकता है ना। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बिना पेन के एनालिसिस करना सिखाऊंगा, पर जब हम कोई चीज़ सीखें तो पहले उसे सिस्टम से सीखें, है ना, पहले आराम से एक एक चीज़ को समझें, क्योंकि अगर पहले दिन गाड़ी चलाना सीखें तो पहले दिन ही टॉप गियर लगाएं नहीं, पहले उसके इंस्ट्रक्शंस को जान लें, है ना, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर, स्टीयरिंग, किस तरीके से सारी चीज़ें काम करती हैं। ये पहला क्वेश्चन किसे समझ में नहीं आया, एक, ठीक, देखो मैं फिर से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, ये एक ग्राफ है,
किसके बारे में बता रहा है? ये बता रहा है कि जो है ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा है, फिर फूड पे इन्वेस्टमेंट कितना है, शॉपिंग, हाउस होल्ड, एजुकेशनल फीस और रेंट अलग अलग। जैसे मान लो आप ही, ये आपका ही मान लो, आप 45,000 रुपये कमाते हो, पर ये एक और बात है कि आप जिंदगी में कभी विश्लेषण करते ही नहीं हो। लेकिन जिस व्यक्ति के अपने कुछ टारगेट्स होते हैं, है ना, अच्छा हम में से 90% लोग कभी इस बात पे विचार ही नहीं करते कि क्या हो रहा है, बस पैसा आया आ गया तो बस अब बढ़िया, गया तो रो रहे हैं अब कम रह गया, बोला इस महीने का बजट गड़बड़ हो रहा है। बजट कभी बनाया हमने नहीं, कभी टारगेट्स रखे नहीं, कभी प्लानिंग की कि आज से 10 साल बाद मेरे पास क्या होना चाहिए, नहीं। हमसे मतलब जब आप कमाना शुरू कर दोगे तब भी जो है 90% लोग एनालिसिस किए ही नहीं लाइफ में। और फिर वो क्यों रोते हैं, साहब बहुत परेशानी चल रही, जिंदगी में कट रही है, क्योंकि तुमने जो पढ़ा उसको तुमने प्रयोग नहीं किया। अच्छा आज हमारे देश में हम कह रहे हैं कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको बताऊं हमारे देश में बिल्कुल बेरोजगारी है ही नहीं। सर ये कैसी बात कर रहे हो, हमारे देश में बेरोजगार कौन है? वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है पर लिखा पढ़ा कुछ नहीं। समझ गए ना? हाँ, 20 लेके BSc, फिर 20 से MSc, फिर प्रोजेक्ट खरीद के PhD, नाम के आगे लग गया डॉक्टर भानु प्रताप। और भानु प्रताप फॉर्म भर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का, अल्लाह साहब चपरासी में ही देख लो। अच्छा मैंने भानु प्रताप सिर्फ एक सैंपल नाम लिया है, आप किसी इंडिविजुअल के बारे में ना सोचें। मैं डॉक्टर XYZ कह देता हूं, है ना। क्या यही परेशानी है? क्योंकि जो अनपढ़ है वो कुछ भी कर लेगा, कैसे भी करके वो अपना पेट भर लेगा। जो पढ़ा लिखा है, अब तुम लोगों से कहो ठेला लगाओ, लगाओगे? क्या बात कर रहे हो साहब, ठेला लगाने के लिए पढ़े थे हम। चलो ठीक है नहीं पढ़े थे तो जो पढ़े हो उसके हिसाब से नौकरी लेके दिखाओ। बोला जो है कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं नौकरी के लिए। बोला BSc में कितने सब्जेक्ट थे? तो सब्जेक्ट नहीं पता। बोला हम तो जो है जाते थे और आते थे, है ना। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब ये खर्चा है, टोटल आप 45,000 को ऐसे ऐसे खर्च कर रहे हो। उसने क्या कहा आपसे? शैक्षणिक शुल्क। एक बार समझ लो सब लोग, शैक्षणिक शुल्क यानी जो एजुकेशनल फीस है आपका, कहाँ है? ये रहा ई कितना है? 19%। यानी जो आपका 19% खर्चा है उसमें कितनी राशि और जोड़ी जानी चाहिए? यानी क्या करना है? जोड़ना है। जोड़कर किराया और घर खर्च को मिलाकर किए गए के बराबर हो जाए। यानी शैक्षणिक में क्या जोड़ दें कि वो किराया और घर खर्च के बराबर हो जाए। तो किराया कितना जा रहा है? 14%। घर खर्च कितना है? 17%। 17 और 14 कितना हुआ? 31%। और शैक्षणिक शुल्क कितना है? 19%। यानी 19 को 31 बनाना है, तो 19 को 31 बनाने में कितना जोड़ना है? 12%। 19 को 31 बनाने के लिए 12 ही तो चाहिए, तो 12% का मान निकालना है। 100% बराबर 45,000, 1% बराबर 450, 1% 450 है तो 12% 450 इंटू 12 5400। अब आई बात समझ में, है ना। अगला क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी जानकारी वही है ना। कुल खर्च 45,000। अब ये कह रहा है किराया, शैक्षणिक शुल्क और यातायात को मिलाकर इन पर किए गई राशि ज्ञात करें। किराए पे कितना है? किराया ये रहा 14%। उसके बाद शैक्षणिक शुल्क कितना है?
19, 14 और 19 कितना, 33। इसके अलावा क्या कह रहा है, यातायात, ट्रांसपोर्ट, ये रहा 33 और 15 48। अब मिलाकर पूछ रहा है कितना हो रहा है, तो हमने देखा कि ये कुल कितना हो रहा है 48%, यस और नो। और 1% किसके बराबर है, 450 के। तो मुझे केवल गुणा करना है 48 का 450 से। तो सबसे पहले 0, 48 पंजे कितना, 48 पंजे 40 पंजे 200, 8 पंजे 40, 240 हो जाएगा, है ना। 240 की 0 है ना, 24 बचा वहां से। 48 इंटू 4 करोगे, 48 इंटू 4 तो 40 चौक 16, 8 चौक 32, तो 192। 192 में 24 जोड़ दो, 216। तो कितना आ गया, 21,600 आंसर। ये मैंने पिछले से थोड़ा फास्ट किया है ना, केवल थोड़ा सा, क्योंकि हमें स्पीड तो चाहिए, सिलेक्शन तो तभी होगा, है ना। पहले सीखना है फिर स्पीड में आना है। लेकिन अगर किसी को भी परेशानी हो कहीं पे तो पूछना, क्योंकि पहली क्लास है तो मैं इसको भगाऊंगा नहीं, एक एक चीज को समझाऊंगा आपको पूरा। समझ में आई बात, ठीक है। अगला, कुल खर्च वही 45,000 है, यानी उसी क्वेश्चन के हिस्से हैं ये। भोजन और घर खर्च दोनों को मिलाकर किया गया खर्च। भोजन, फूड पे कितना हो रहा है 13%। घर खर्च एच पे कितना है 17, 13 17 30% का मान निकालना है। 1% बन रही है 450 से, 30% बताना है। तो 45 इंटू 3 135, 2 जीरो की 2 जीरो, तो कितना हो जाएगा 13,500। यस और नो, सबको समझ में आ रहा है ना। इसमें लेकिन पूरा फोकस रखना पड़ेगा, पूरी नज़र रखनी पड़ेगी सवाल पे कि कौन सी वैल्यू कहाँ से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। हालांकि वो सब कुछ क्वेश्चन में दिया है, क्या करना है क्या नहीं वो पूरा दिया है वहां पर। क्लियर। ये अलग है ना। तो इसमें क्या है, जुड़े हुए सवाल रहते हैं, लगभग 3 सवाल 4 सवाल ऐसे एक सेट आता है। अब यहाँ पे एक बात समझो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको ये करा रहा हूँ ये सब रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी ये रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए मैं आपको ये पैटर्न करा रहा हूँ कि रेलवे ने पिछली बार क्या पूछा था, जिससे हमको समझ में आए, है ना। अब देखो, निर्देश दिया है निम्न लाइन ग्राफ में उन उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दिया गया है जिन्होंने 2001 से 2006 तक 6 वर्षों की अवधि में परीक्षाओं में भाग लेने वाले कुल उम्मीदवारों में से परीक्षा उत्तीर्ण की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये क्या है, मतलब किसका ग्राफ है। तो 2001 से 2006 तक कोई परीक्षा हुई है, मान लो 10th क्लास का एग्जाम हुआ है ना, उसमें जितने लोग पास हुए हैं उनका परसेंटेज दिया है। जैसे 2001 में मान लो 48% पास हुए थे, है ना। अब 2002 में 62%, फिर 73, 61 और 71, ऐसे ये 6 साल का दिया है और ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। अब
क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2002 में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 93,000 थी। 2002 में कितने लोग पास हुए हैं? 93,000। संख्या, प्रतिशत नहीं, संख्या। तो उन उम्मीदवारों की संख्या जो 2002 में परीक्षा में बैठे थे, परीक्षा में बैठे होंगे 100%। 100%। अच्छा, परसेंट अलग है, संख्या अलग चीज है ना। उसमें से पास हुए कितने? 2002 में 62%, है ना। 62% पास हो गए। मान लो 100 बैठे तो उनमें से 62 पास हो गए। तो ये जो 62% हैं, ये किसके बराबर हैं? 93,000 के। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पास हुए उनकी संख्या 93,000 है। तो 62% पास हुए जो 93,000 के बराबर हैं, तो 62% बराबर 93,000। काटें, 31 से काट दूं, 31 दूनी 62, 31 दिया 93, 3 जीरो की 3 जीरो। 2% बराबर 3,000, तो 1% बराबर 1,500। अब हमें क्या बताना है? परीक्षा में बैठे, तो जो परीक्षा में बैठे वो कितने होंगे? 100%। 1% अगर 1,500 से बन रहा है तो 100% बनाने के लिए क्या करें? 2 जीरो और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 1,50,000। यानी 1.5 लाख बैठे थे, उसमें से 93,000 पास हो गए। समझ में आई बात, है ना। एनालिसिस समझ में आ रहा है कि कैसे एनालिसिस करना है ना। अगर नहीं आ रहा हो तो अभी रोक लेना, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम स्पीड बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना? अच्छा, नोट्स में ये चैप्टर होगा ना? अलग से दे देंगे, है ना। नेक्स्ट, निम्न में किन 2 वर्षों में परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों में से उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों के बीच के प्रतिशत का अंतर न्यूनतम था? किन 2 वर्षों में, है ना। तो पहले हम देखें, 2001 में कितने पास हुए? 48%। और 2002 में हो गए 62%। तो अच्छा खासा अंतर है। फिर 2002-2003 में 62 से 73 हो गए, तो 11%, है ना। फिर 73 से 61 पे आ गए, तो 12%। फिर ये 61 से 61 पे ही बने रहे। इनमें कितना अंतर है? 0% का, है ना। इनमें कोई अंतर नहीं है। हम ये देखें, क्या ये ऑप्शन में है? 2004 और 2005 ऑप्शन में है। तो इससे कम अंतर हो सकता है? नहीं। तो आंसर क्या होगा? 2004, 2005। समझ में आ रहा है कि बाउंसर आ रहा है ना। हाँ, देखो एक चीज ध्यान रखना,
आने वाले कुछ समय में 6 महीने या 1 साल के अंदर आप में से काफ़ी लोग नौकरी कर रहे होंगे, ये पक्की बात है, काफ़ी लोगों की जॉब हो चुकी होगी। तो जैसे जब जॉब आपका हो जाए तो उसके बाद जो आपका वेतन आ रहा है उसका आपके पास रिकॉर्ड रहना चाहिए कि वो मेरा वेतन कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कितना कितना खर्च हो रहा है। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, बोला आया पैसा हो गया, कहाँ गया, अब तो गया बहुत जगह चला गया। आपके पास ये होना चाहिए कि जैसे उस पर्टिकुलर मंथ में मेडिसिन पे कितना खर्चा हुआ, दवाइयों पे क्या खर्चा है ना, ट्रांसपोर्ट पे, फूड पे कितना है, इन्वेस्टमेंट क्या है ना। हालांकि इन्वेस्टमेंट जैसा अपन दूर दूर तक अपन को लेना देना है नहीं इन्वेस्टमेंट से, है ना। इन्वेस्टमेंट अपन जानते हैं LIC, है ना, हम उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर। नेक्स्ट, यदि 2003 और 2005 को मिलाकर भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी तो इन 2 वर्षों को मिलाकर परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी, ये बताओ। चलो देखें तो सही कितना सीख गए आप। करो इसको सब लोग, 1 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको। आंसर बताएं। डाटा अपर्याप्त, अच्छा कितने लोग डाटा अपर्याप्त कह रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा, जो डाटा अपर्याप्त कह रहे हैं पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं, है ना, डाटा अपर्याप्त वालों से। बाकी लोग तो अपना सॉल्व कर लो। भावना, डाटा अपर्याप्त क्यों? टोटल दिया तो है दोनों का। ठीक है, आकाश। ठीक है, अब देखो करेक्ट आंसर डाटा अपर्याप्त। ये डाटा आंसर करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब क्यों नहीं है डाटा अपर्याप्त, कैसे क्या हो रहा है ये? जैसे मैं आपसे ये कहूं, इसको बाद में बात कर लें, कि राम और श्याम दोनों के पास कुल मिलाकर 85,000 रुपए हैं, ठीक है, तो बताइए राम के पास कितनी राशि है? बता दोगे? नहीं बता सकते ना, क्योंकि उसने ये तो नहीं कहा कि समान है, ये तो नहीं कहा। दोनों के पास 85,000 है। हो सकता है एक के पास 5,000 हो, एक के पास 80,000 हो सकता है एक के पास 40,000 हो, दूसरे के पास 45,000 हो। यानी जब तक मेरे पास दोनों की एग्जैक्ट डिटेल नहीं होगी, मैं ना तो उनकी आय बता सकता, ना व्यय, ना बचत, कुछ नहीं बता सकता, है ना। तो अब इसने ये तो कह दिया कि 2003 और 2005 में
भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 85,000 थी, ठीक है, टोटल 85,000 है, पर उसमें से 2003 में कितने नहीं पता, 2005 में कितने नहीं पता। जब तक मेरे पास 2003 और 2005 का डाटा नहीं है तो मैं उस पर प्रोसेस कहां से करूंगा। फिर ये कह रहा है कि अच्छा इन 2 वर्षों में जो उत्तीर्ण हुए उनकी संख्या बता दो। उनकी संख्या तो मैं तब बता पाऊंगा ना जब मुझे ये पता हो कि 2003 में डाटा कितना है, 2005 में कितना है। बात समझ में आ रही है। अब क्या है, ऐसे प्रश्नों में हम पेन उठाया और कैलकुलेशन में सीधा शुरू हो जाते हैं, मतलब कैलकुलेशन कर लें, पर पहले देख लें कि कैलकुलेशन के लिए मेरे पास डेटा है कि नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डाटा अपर्याप्त, डाटा पर्याप्त नहीं है। क्लियर इतना? किसी को कोई आपत्ति इस पे? नहीं, सब सहमत। अगला, यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की कुल संख्या 1,05,000 थी तो इन दोनों वर्षों में सफल होने वाले कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताएं, बताओ पूनम। ऑप्शन ए, आंकड़े अपर्याप्त। आप देखो 2003 और 2005 दोनों में कुल मिलाकर 1,05,000 है ना। अब उसमें से 2003 में कितना नहीं पता, 2003 में नहीं पता, 2005 में कहां से बता सकते हैं फिर, है ना। तो आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। अगर ये इसमें एक लाइन और जोड़ देता कि प्रत्येक वर्ष में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या समान थी तो दोनों को हाफ हाफ में बांट देते, 50-50 में, है ना। और फिर जब संख्या आ जाती तो पास फेल भी आ जाता, है ना। ये क्या है, ये फिर से कैसे आ गया? ये है, यदि 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 96,000 है तो 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या बताइए। बता सकते हैं तो बताओ, निकालो। दो 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या, तो 2002 में सफल कितने हुए हैं? 2002 में सफल संख्या हमारे पास है 64%, या सुनो। और ये कह रहा है कि जो कुल सफल हुए हैं वो 96,000 हैं। इसका मतलब ये 64% बराबर है किसके? 96,000। ठीक है, तो सफल बराबर सफल, कैंसिल कर दो, 2 से 32 से काट दें, 32 दूनी 64, 32 तिया 96 और 3 जीरो, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, 1% बराबर 1500। क्या पूछ रहा है? अभ्यर्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 100%। 100% बराबर, अगर 1% 1500 के बराबर है तो 100% 1.5 लाख के बराबर हो जाएगा, 1,50,000।
1,50,000। समझ में आ गई बात? बस इसमें एक बात ध्यान रखें कि तुलना हमेशा एक जैसी चीज़ों में होती है। तो सफल दिया है तो सफल से तुलना होगी, असफल दिया है तो असफल से होगी, कुल दिया है तो कुल से होगी। बस जल्दबाजी में यहाँ पे गड़बड़ ना करें, है ना। तुलना एक जैसी चीज़ों में करना है। क्योंकि वैसे ये उतना टफ नहीं है, पर एग्जाम में क्या होता है, हम थोड़ा सा हड़बड़ी में और जल्दबाजी में रहते हैं। तो 2002 की जगह 2003 का आंकड़ा उठा लिया या 2001 का ले लिया, सफल को असफल पढ़ लिया, असफल को सफल पढ़ लिया, मतलब हम पेपर में जाके गजनी हो जाते हैं। ऐसा होता है। अच्छा, एक और बात, ये सबके साथ होता है। कोई भी कितना भी धुरंधर हो, कहते हैं डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है, पर माउंटेन ड्यू से कुछ नहीं होता है। इसमें नॉलेज से होता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितने एफर्ट्स दिए हैं। तो ये होना तो स्वाभाविक है, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो इस पे काम करे। कैसे काम करे? मॉक टेस्ट लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, रियल टाइम प्रैक्टिस करके देखे, और जो गलतियां हो रही हैं उसको यहीं सुधार ले। कई लोग तो प्रैक्टिस ही पेपर में जाके करते हैं। तो ठीक है, तैयारी होगी, अब पेपर देंगे। पेपर से पहले कम से कम 10 मॉक टेस्ट, मैं कम से कम कह रहा हूँ, अधिकतम हो तो और अच्छा, 10 मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है ऑनलाइन विथ टाइम। अब जैसे उधर कंप्यूटर पे एग्जाम होगा तो कंप्यूटर पे लगाओ उसको बैठ के। अब जैसे कोई कह लो सर कंप्यूटर कहाँ से आएगा, लैपटॉप है कई लोगों के पास, डेस्कटॉप है, अब कुछ नहीं है तो मोबाइल है, स्क्रीन रखो, पेन पेपर उठाओ, टाइमिंग के साथ उसकी प्रैक्टिस करो, है ना। टाइमर तो उसमें चलता ही है ऊपर, है ना, तो वहाँ से प्रैक्टिस जरूरी है। अगला सवाल, निम्न में से किन वर्षों में परीक्षा में शामिल हुए कुल विद्यार्थियों की तुलना में सफल विद्यार्थियों की प्रतिशत का अंतर सबसे कम था? अंतर सबसे कम देखना कौन से 2 वर्षों में आ रहा है। अच्छा, पहले 50 से 64 तो 14 बढ़ गया, फिर 64 से 75 तो ये 11 बढ़ गया, 75 से 77 ये 2% का अंतर है, फिर उसके बाद और ज्यादा है। मतलब ये मिल रहा है मुझे 3 और 4, यही 2% का है, बाकी सब में 2 से ज्यादा ही है। तो मेरा आंसर क्या होगा? 2003 और 2004। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2003 और 2004। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हमारा आज पहला दिन हुआ इस चैप्टर का। कल हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।